नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आज रोज़ की तरह थोड़ा अलग है। आज दो दिवालियां हैं इस देश में। पहले एक होती थी लेकिन अब दो हो गई हैं। कल भी दिवाली थी, आज भी दिवाली है। तो सभी मित्रों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं इसलिए कि आप जिस शहर में रहते हों, अगर वहाँ की आबो हवा अच्छी है तो आपको उस सबसे ज़्यादा शुभकामनाएं। हमारे जिस शहर में मैं रहता हूँ, ग्वालियर शहर है मध्य प्रदेश का, आपको यकीन शायद न हो लेकिन हम तमाम मामलों में पिछड़े हुए हैं, एक बड़े गांव जैसे हैं, लेकिन प्रदूषण के मामले में हमने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। हमारा जो शुद्ध हवा का और प्रदूषित हवा का जो पैमाना है वो दिल्ली से भी कहीं ज़्यादा आगे निकल चुका है। और लोग हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं हैं, आतिशबाजियाँ कर रहे हैं। और लगातार अभी भी जब जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, धमाकों की, पटाखों की, अनार चलने की, बाणों की आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा लगता है, आतिशबाजी अच्छी लगती है, लेकिन उतनी ही जितनी कि वो जानलेवा ना हो। मुझे नहीं लगता कि भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास से लौटे होंगे और दिवाली मनाई गई होगी अयोध्या में, तो ना इतने दिए जलाए गए होंगे कि उसका कोई कीर्तिमान स्थापित हो जाए, जैसा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर लिया है। 25 से 28 लाख दिए जला करके सरजू के तट पर। मध्य प्रदेश में भी कोशिश की गई कि छिपरा के तट पर ऐसे ही दिए जलाए जाएं। दिए जलाना अच्छी बात है। खुशी के प्रदर्शन के जितने भी माध्यम हैं, चाहे आप दिया जलाएं, चाहे रंगीन बिजली की झालरें लगाएं और चाहे आतिशबाजी करें, सब ज़रूरी है, लेकिन उतनी ही जितनी कि आपके ऊपर वो जानलेवा न हो जाए। लेकिन अब मुश्किल है कि जान हथेली पर रखकर भी हम लोग आतिशबाजी करने में लगे हुए हैं। खैर, अब इसको लेकर जिन्हें राजनीति करना है वो करें, लेकिन मुझे आज आपसे जो बात करनी है वो ये मुद्दा ये है कि जो हमारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, उसमें राष्ट्रीय भी लगा है, स्वयं भी लगा है, सेवक भी लगा है, संघ भी लगा है। तो इतना पुराना, जो अब 100 साल का होने वाला है, 99 साल उसके पूरे होने वाले हैं, उसके एक प्रमुख नेता हैं दत्तात्रेय हंस बोले। उन साहब ने मथुरा में परोक्ष रूप से लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को संघ की शाखा में या संघ के मुख्यालय पर आने का निमंत्रण दिया है और कहा है कि वो आके देख लें। वो अपनी जो मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोली है, वो और संघ के बीच में क्या भेद है। तो मुझे अच्छा लगा है। संवाद शुरू करने के लिए ये बातचीत होना ही चाहिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगातार अब सीमा के बाहर भी बर्फ़ पिघलने का मौसम आ गया है। पाकिस्तान से हमारी बातचीत हुई है, हमारे विदेश मंत्री वहाँ गए थे, जयशंकर साहब गए तो थे वो किसी दूसरी बैठक में, SHO की बैठक में, लेकिन बातचीत हुई जो पिछले 15 साल से बंद थी। चीन के साथ हमारे प्रधानमंत्री की बात हुई है, राष्ट्रपति वहाँ के जो हैं शी जिनपिंग के साथ माननीय मोदी जी ने बात की है। 5 साल से यहाँ भी बातचीत बंद थी। गलवान घाटी में जो झगड़े हुए थे वहाँ की चीन की फ़ौज के द्वारा, अब इस बार सीमा पर मिठाइयों का आदान प्रदान दोनों देशों की सेना में हुआ है। तो सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। और सबसे अच्छा ये हो रहा है कि राहुल गांधी को संघ के लोगों ने अपने यहाँ आमंत्रित किया है। देखिए, मैं तो किसी राजनीतिक दल का न तो चवन्नी का और न मिस कॉल का सदस्य हूँ, लेकिन मेरा अगर कोई निजी रूप से पूछे तो मैं ये सलाह देना चाहता हूँ राहुल गांधी को कि उन्हें ये हंस बोले साहब का निमंत्रण, भले ही वो सीधे ना आया हो, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए स्वीकार कर लेना चाहिए कि एक मंच उन्हें अपनी बात रखने का मिलने वाला है, मिल सकता है, जहां वो अपने दिल की बात, अपनी पार्टी की बात, अपने एजेंडों की बात रख सकते हैं। और फिर वैसे भी RSS को भले ही कांग्रेस सांप्रदायिक संगठन कहती हो, बहुत से लोग उसको आतंकवादी संगठन भी कहते हो, हमास जैसा, बहुत से लोग उसको हिंदू तालिबानी संगठन कहते हो, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि वो RSS है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और इस संघ के जो प्रमुख होते हैं उनमें से कईयों से मैं मिला हूँ। जैसे एक देवरस साहब थे, एक रज्जू भैया थे, एक कुप सुदर्शन थे। इन सबसे मेरी मुलाकातें लगातार हुई हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि जो मौजूदा हमारे सरसंघचालक हैं
डॉक्टर मोहन भागवत, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही है। और ये मुलाकात हो भी नहीं सकती है क्योंकि वो बहुत कड़े सुरक्षा के घेरे में होते हैं। उनसे मिलने मिलाने का छूट पहले जैसे संघ चालकों में होती थी वैसी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री भी 11वें साल में देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी मेरा कोई आमना सामना नहीं हो पाया क्योंकि वो प्रेस से मिलते नहीं हैं। और जो परंपराएं होती थी कि जब किसी शहर में वो जाते हैं तो वहाँ के गणमान्य नागरिकों से मिलते हैं, हेलो हाय करते हैं, वो भी हमारे शहर में अब बंद है। वो आते हैं तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। दीगर पार्टी के लोग, पत्रकार, लेखक, साहित्यकार, इनसे मिलने मिलाने का सिलसिला पिछले कई दिनों से बंद है, कई सालों से बंद है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि राहुल गांधी के सामने ये अवसर है कि वो संघ के मुख्यालय में जाएं और या संघ की किसी शाखा में जाएं और अपनी बात रखें। देखिए, संघ कोई अस्पर्श अछूत संगठन तो है नहीं। मुझे याद आता है, मैंने कहीं पढ़ा था कि महात्मा गांधी भी एक संघ के दिल्ली में उस ज़माने में आज़ादी से पहले एक ओक साहब होते थे, उनके आमंत्रण पर दिल्ली में ही एक जो भंगी बस्ती थी कोई उस समय की, उसमें शाखा लगी थी, उसमें गए थे। और वहाँ जाकर के उन्होंने हिंदुत्व के बारे में जो उनकी अवधारणा थी, जो महात्मा गांधी की अपनी अवधारणा थी, उसको सामने रखा। उन्होंने सब कुछ खोल के रखा कि देखिए, जो मुसलमान हैं इनको आप उठा के बाहर तो फेंक नहीं सकते, ये हिंदुस्तानी हैं, इनको भी आपको अपना मान के चलना पड़ेगा। तो जो भी रहा हो, एक ही बार गए लेकिन वो अपनी बात कह के आए और ये अच्छा हुआ। कम से कम एक इतिहास तो बना कि महात्मा गांधी ने भी संघ के स्वयंसेवकों को संबोधित किया और अपने मन की बात, जो उस समय आज के मन की बात जैसे जो होती है सुनाई देती है वैसी नहीं है, महात्मा गांधी ने अपने मन की बात वहाँ संघ की शाखा में रखी। अब महात्मा गांधी कहाँ और कहाँ राहुल गांधी कोई मेल नहीं है, लेकिन एक विचारधारा है जिससे जुड़े हैं, दोनों के सूत्र एक जगह जाकर मिलते हैं। इसलिए राहुल गांधी अगर संघ के मंच पर चले जाएं और वहाँ अपनी मोहब्बत की दुकान में जो भी माल उनके पास है उसका प्रदर्शन कर लें, लोगों को बता सकें कि वो मोहब्बत और नफ़रत में क्या अंतर है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात होगी। देखिए, आपको याद हो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो हुआ करते थे प्रणब मुखर्जी साहब, वो भी संघ के आमंत्रण पर नागपुर गए थे और उन्होंने वहाँ भी उस ज़माने में भी जो हिंदुत्व को लेकर के, जो राष्ट्रीयता को लेकर के कांग्रेस की जो विचारधारा थी उसके हिसाब से बात रखी। हालांकि उनकी बड़ी आलोचना हुई कि उन्हें संघ के मुख्यालय में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। संघ के मुख्यालय में जाने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से अपवित्र हो गए। संघ भी भारतीय संगठन है, उसमें भारत के ही लोग हैं और उनसे बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है। उनके एजेंडे से, उनके विचारों से आप असहमत हो सकते हैं और ये असहमति कहीं भी हो सकती है। असहमति का लोकतंत्र में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पिछले 10-11 साल से ये असहमति अदावत में बदल गई है। तो ये मौका है, अगर राहुल गांधी चाहें तो इस अदावत के मौसम में मोहब्बत के फूल खिला सकते हैं। संघ की भले ही मंच संघ का हो, माइक संघ का हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बात तो रखें अपनी। ठीक है, संघ के कार्यकर्ताओं की समझ में आए ना आए, लेकिन पूरा देश तो इस बात को सुन सकता है। और ये बात अगर खुले मंच पर हो, अगर इसका सीधा प्रसारण हो तो आहा क्या कहने, सोने में सुहागा हो जाए। लेकिन यही है कि मैं इसको मुमकिन कैसे मान लूँ, क्योंकि राहुल गांधी भी जिस मिट्टी के बने हैं वो मिट्टी बहुत आसानी से पिघलने वाली नहीं है। और संघ तो देखिए, इस तरह के शिगुफे करने में, इस तरह के प्रस्ताव डाल के अपने प्रतिद्वंदी को हड़काने में माहिर है। और मुझे ये बात राहुल गांधी को भी समझना चाहिए। राहुल गांधी अगर मंच के, संघ के मंच पर जाकर के अपनी बात रखते हैं तो मुमकिन है कि इस समय पिछले 10-11 साल से संघ और भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें जो पप्पू बनाने की कोशिश की गई, उनकी तस्वीर को एक पप्पू के फ्रेम में भरने की कोशिश की गई, उसको चटकाया जा सकता है, उस फ्रेम को तोड़ा जा सकता है। लेकिन मुश्किल ये है कि अब राहुल के जो सलाहकार हैं वो हम मेरे जैसे तो सलाहकार होंगे नहीं जो उनसे कहेंगे हाँ भाई निमंत्रण संघ का आया तो फटाफट चले जाओ। सब कहेंगे कि नहीं, वहाँ नहीं जाना है। खुद राहुल गांधी ने मुझे याद है पिछले साल कहा था कि
कि वो मर जाएंगे लेकिन संघ के दफ्तर में नहीं जाएंगे। अरे भाई क्यों मर जाओगे, क्यों नहीं जाओगे? संघ का दफ्तर कोई वहाँ कील कांटे तो बिछे नहीं है, जैसे कि किसानों के लिए भारत सरकार बिछा देती है दिल्ली के बॉर्डर पर। वहाँ जाएंगे, आपका स्वागत होगा, वहाँ के सुसंस्कृत लोग हैं, और निश्चित तौर पर आप जितने महत्वपूर्ण इस देश के लिए हैं उसको देखते हुए आपके वहाँ प्राणों को पर भी कोई संकट आने वाला नहीं है। तो ये बातचीत का सिलसिला शुरू होना चाहिए। होसबोले साहब का मैं बहुत आभार मानता हूँ कि उन्होंने ये बात शुरू की, और ये अच्छी बात है। देखिए, संवाद अगर नहीं होगा तो हम लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकते। लोकतंत्र की मजबूती के लिए संवादहीनता से बड़ी बाधा कोई है नहीं, और दुर्भाग्य से यह है कि संवादहीनता हमारे यहाँ बनी हुई है। संसद में भी ये संवादहीनता बनी हुई है। संसद में भी पक्ष विपक्ष एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाता, बात सुनने को तैयार नहीं है। जबकि इस समय जम्मू कश्मीर में जो नई सरकार बनी है उसने ये रास्ता बता दिया है कि अगर हम सब मिलकर के काम करें तो बहुत बड़ी कठिनाई हो नहीं सकती। चाहे आप निर्दलीय हों, चाहे आप किसी दूसरे दल के हों, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। और इस लिहाज से ये प्रस्ताव बहुत अच्छा है। अब डॉक्टर मोहन भागवत पिछले 3 दिन से मेरे शहर में हैं। 5 दिन के एक बड़े शिविर में वो आए हैं संघ के में, जिसमें उनके तमाम अनुसांगिक संगठन जो हैं 30-31 उनके सभी पदाधिकारी आए हैं। उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उनका ब्रेन वॉश के साथ साथ उनका मन बनाया जा रहा है कि उन्हें आने वाले दिनों में अपने एजेंडे पर कैसे काम करना है और प्रतिपक्ष के साथ किस तरीके से निभाना है। तो अब देखते हैं। मैंने भी यहाँ कोशिश की है, तमाम संघ के लोगों से निवेदन किया कि भैया राहुल तो जब आएंगे तब आएंगे, कम से कम मुझे तो एक लेखक के नाते, एक पत्रकार के नाते मोहन भागवत से मिला दीजिए। मैं भी 2-1 बातें तो कर लूँ, उनसे सवाल तो कर लूँ जो मेरे मन में जिज्ञासाएँ हैं। लेकिन मुझे लगता है मेरी जो जिज्ञासाएँ हैं, जो मेरे प्रश्न हैं, वो अनुत्तरित रहने वाले हैं, क्योंकि संघ इस मामले में उदारता बरतने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ ये शिविर लगा हुआ है वहाँ पर मीडिया को पर मारने की भी इजाज़त नहीं है। तो ऐसा तो कभी होता नहीं था हमारे ज़माने में, तो कम से कम नहीं होता था। हम देवव्रत साहब की तमाम सभाओं में गए, हम सुदर्शन जी की तमाम सभाओं में गए, हम रज्जू भैया से डायरेक्ट हमारी बहुत बातचीत हुई। तो ऐसे ही अगर मोहन भागवत साहब भी सहज सरल उपलब्ध हो जाएं तो आनंद आ जाए। संवाद की खिड़कियाँ हर तरफ से खुलनी चाहिए, और दुर्भाग्य ये है कि ये अभी खुल नहीं रही हैं। पहल तो हुई है, लेकिन अब उस पहल को कितना सकारात्मक स्वरूप मिलेगा ये तो आने वाले दिन बताएंगे, क्योंकि इस समय जो देश में देश काल परिस्थितियां हैं वो बड़ी विचित्र हैं। अभी देखिए, महाराष्ट्र झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर के तो तनातनी बनी हुई है। इसके बीच में हमारे माननीय प्रधानमंत्री दीपावली मनाने सीमा पर जवानों के बीच गए। अच्छी परंपरा है। अब चूँकि माननीय प्रधानमंत्री अपने घर तो जाते नहीं, क्योंकि उनके घर का जो सूत्र था, उनकी माँ थी, अब वो रही नहीं, पत्नी उनकी बहुत पहले से उनसे छूटी हुई है, परिवार से उनका कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं, संत पुरुष हैं, तो उन्हें फ़ौजियों के बीच में जाना चाहिए। इससे फ़ौजियों का मनोबल बढ़ता है। लेकिन जिस ढंग से उन्होंने वहाँ भी सीमा पर भी फौजियों के साथ संवाद किया है, उससे मुझे डर लगता है। उन्होंने वहाँ भी सैनिकों से कहा कि अरबन नक्सलियों को पहचाने। अरे भाई, कहाँ अरबन, कौन सा ग्रामीण नक्सली? इस देश में कोई नक्सली नहीं है। अगर किसी की विचारधारा अलग है, कोई आपसे असहमत है, तो आप उसको इतनी आसानी से नक्सली कह कर के लांछित क्यों करना चाहते हैं? और कम से कम सैनिकों के बीच में तो देश की सुरक्षा की बात करनी चाहिए, देश के सेना को समृद्ध करने की बात करनी चाहिए, उनकी सुख सुविधाओं की बात करनी चाहिए, ना कि ये नक्सली और टूट फूट गिरोह वगैरह वगैरह। ये मुझे लगा ये अप्रासंगिक है, लेकिन चूंकि माननीय प्रधानमंत्री ने कही है तो उनकी बात पर गौर तो करेगा, देश भी करेगा, उनके कार्यकर्ता पार्टी के भी करेंगे और सेना भी करेगी। क्योंकि इस समय माननीय मोदी की जो तस्वीरें आ रही हैं वो बिल्कुल फौजी वर्दी में, बिल्कुल गबरू जवान लगते हैं, अच्छे लगते हैं। लेकिन अतीत में मैंने बहुत कम प्रधानमंत्रियों को इस तरह से कायांतरण करते हुए, वेशभूषा बदलते हुए देखा है कि वो जहाँ जाते हैं
वहाँ उस वैसी वेशभूषा धारण कर लेते हैं। ये काम तो हम जैसे बहुरूपियों पर अच्छा लगता है। हम लोग रोज़ डिजाइन के नए नए कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा कोई व्यक्तित्व नहीं है, हम अपनी पहचान बनाने के लिए सब करते हैं। लेकिन माननीय मोदी जी को इस सब की ज़रूरत नहीं है। वो अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको लोग और ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी मौन सिंह कहती थी, उनकी तरह अगर एक निश्चित वेशभूषा में रहें, या पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह निश्चित वेशभूषा में रहें, या चंद्रशेखर की तरह रहें, या बीपी सिंह की तरह रहें, तो ज़्यादा अच्छा है। ये पल पल डिजाइनदार कपड़े बदलना और कभी फौजी बन जाना, कभी बाबा बन जाना, ये कुछ जमता नहीं है। खैर, मैं इस मौके पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है, मेहमान आ जा रहे होंगे, उनका आपको सत्कार करना पड़ रहा होगा। तो मैं दोबारा से आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, और फिर शिकायत करता हूं कि आप लोग अभी मेरे इस छोटे से प्रयास को धक्का नहीं दे रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शेयर कम कर रहे हैं, लाइक भी कम कर रहे हैं। तो कृपा कीजिए, थोड़ा सा उत्साहवर्धन कीजिए, मेरा शेयर कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। इस संख्या को बढ़ाएं, आप नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। जब आप संख्या बढ़ा देंगे तो इसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी, हमारे पास नए उपकरण भी आएंगे, नए मेहमान भी हम इससे जोड़ सकते हैं। फिलहाल मैं अकेला हूँ, और अकेला कितनी दूर तक इस गाड़ी को खींच सकता हूँ, ये भगवान जानते हैं। जय श्री राम।